ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा अपने आप में। कांग्रेस के विधायक दर-दर भटक रहे हैं। प्रदेश की हालत भी बहुत खराब कर दी और कांग्रेस की हालत भी बहुत खराब कर दी। किस बात का जश्न? मेरे हिसाब से ये मसला ही नहीं है। बारी के हिसाब से हमारी बारी थी अब की बार। जश्न मनाने की बात कह रहे हैं। 1 साल का इन गारंटी को पूरा करने के लिए 10 दिन ले ले कांग्रेस तो नहीं होगी। मौसम सर्द हो रहा है। देश की सियासत भी गर्मा रही है और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की सियासत भी गर्मा रही है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो इस वक्त बीजेपी के नेता कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। 3 राज्यों में बीजेपी को शानदार जीत मिली है और उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हिमाचल की सियासत, देश की सियासत और वो तमाम सियासी सवाल जो इस वक्त चर्चाओं में हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले सर सवाल यही कि जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, शानदार जीत हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह पीएम मोदी का चेहरा या इसके अलावा और भी कुछ था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा और उनके प्रति लोगों की आस्था, उनके प्रति भरोसा, ये बहुत बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, यानी कि ये बहुत काम करता है पूरे देश भर में। और जब हाल ही में जिन राज्यों में भी चुनाव हुए, वहाँ तो जादू चला उनका। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज मोदी जी के रूप में जिस प्रकार से है और देश का नेतृत्व वो कर रहे हैं। 1 दशक उनके नेतृत्व में पूरा हो रहा है, दूसरे दशक की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बाद जो सीएम का चेहरा जो है, इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, सोचना पड़ रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये मेरे हिसाब से ये मसला ही नहीं है, ये कोई इश्यू ही नहीं है। हमारे यहाँ पर स्थापित व्यवस्था है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रमुख रूप से जब मोदी जी हैं तो निश्चित रूप से अ, वो सब लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद निर्णय करेंगे और पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता सब लोग बैठ कर के चर्चा करके निर्णय करते हैं। मुझे नहीं लगता है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित है और मैं इस बात को अगर कहूँ, आज के दौर में अगर पार्टी में अगर मजबूत नेतृत्व की अगर हम बात कहें, शायद ही इस तरह का मजबूत नेतृत्व पहले पार्टी में रहा होगा। और जो निर्णय होगा वो अंतिम होता है, उसमें कहीं गुंजाइश नहीं होती, स्वीकार्य भी होता है वो। और मैं निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि जितने जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सब एक ही चीज़ कह रहे हैं, जो पार्टी का निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम हैं, वही निर्णय हमारा हमारे लिए होगा, अपना कोई निर्णय नहीं। कांग्रेस ने भी इस बार काफी मजबूती के साथ दावे किए थे, चुनाव लड़ा था। कहाँ आपको लगता है कि कांग्रेस की कौन-सी वो बातें हैं जो कांग्रेस पर भारी पड़ गईं? देखिए कांग्रेस एक राज्य हो तेलंगाना, हालांकि वहां पर जीत पाए, पहली बार सरकार बनाई। देखिए कांग्रेस की बात जहाँ तक आती है, कांग्रेस में नेतृत्व नहीं रहा है। किसी ज़माने में होता था लेकिन आज की तारीख में नेतृत्व नहीं। परिवार की पार्टी बन कर के रह गई है। और अच्छा-बुरा इस चीज़ का आकलन भी शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता नहीं है। मुझे कांग्रेस के अंदरूनी अंदरूनी मामलों को लेकर के ज़्यादा नहीं कहना है। लेकिन जिस तरह से वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा की सरकार है, ये तो जाएगी ही जाएगी। हाँ, वो जाने का इंतज़ार कर रहे थे। एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत मजबूती के साथ ज़मीन पर भी काम हुआ। अब और ऊपर से हमारे मोदी जी, उनका नेतृत्व और पार्टी का संगठन को जिस प्रकार से आदरणीय पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने चुस्त दुरुस्त किया और रणनीति बनाने में जिस प्रकार से अमित शाह जी ने भूमिका निभाई, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से भाजपा के पक्ष में ही आना था और वह आया। और वो कांग्रेस के लोग उम्मीद में बैठे थे कि इनके जाने का वक्त हो गया, कि लंबा समय हो गया। अच्छा, इसी अगर दौर दूसरी तरह से अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर ये सॉरी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहाँ इश्यूज थे उनके अगेंस्ट। छत्तीसगढ़ में देखिए, जहाँ कोयला घोटाला, शराब घोटाला, उसके बाद आपका गोबर घोटाला, उसके बाद घोटाले के बाद उसके बाद महादेव ऐप जो 508 का एक बड़ा एक इशू वहाँ पर आया, तो वो इश्यूज इतने क्रॉप अप हो गए, इतना ये हो गए कि सब लोग नीचे इस बात को लेकर के कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएं टूट गई है। और वो स्थिति इस राजस्थान में थे,
और राजस्थान में तो बात भी ये थी कि रिवाज कई वर्षों से बना हुआ वो 5 वर्ष का आने जाने का, और बारी के हिसाब से हमारी बारी थी अब की बार। और दूसरी बात ये भी बात हुई कि वहाँ वहाँ पर भी बहुत सारे मसले थे, बहुत सारे इश्यूज थे, और वहाँ जाना ही था। कांग्रेस की कैलकुलेशन ही गलत थी। वो आश्वस्त होकर बैठे थे, छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल। और मॉडल में है क्या? जब मैं खुद जाकर के देखा, हमने देखा कि वहाँ पर तो प्रदेश का सत्यानाश किया। जो राज्य बहुत संपन्न राज्य है, और खास तौर से मिनरल्स के मामले में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा एक योगदान है, तो उस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। रिवाज की बात थी, वो हिमाचल को लेकर भी रिवाज की बात आ रही थी। हम हिमाचल से अब शुरुआत करते हैं। तो ये जो जनता की तरफ से अब जो इस तरह के फैसले सुनाए जा रहे हैं कि आपने रिवाज का जिक्र किया, हिमाचल में भी इसी तरह की बात थी कि हम राज तो वही रहेगा, रिवाज बदलेगा। और कांग्रेस ने वहां पर यह नारा दिया था कि राज तो यही रहेगा, रिवाज बदलेगा। तो क्या लगता है कि जिन स्टेट्स में जनता की इस तरह की कोशिशें हो जाती हैं तो फिर वो कायम रहती हैं लंबे वक्त तक? आपको हिमाचल में क्या लग रहा है, लंबे वक्त तक ये रिवाज रहेगा? देखिए, मैं इस बात को मान करके चलिए कि हिमाचल में तो 1 साल के कार्यकाल की अगर आप देखेंगे, 1 साल का 3 दिन के बाद जश्न मनाने की बातें कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हालत इस तरह से, प्रदेश की हालत भी बहुत खराब कर दी और कांग्रेस की हालत भी बहुत खराब कर दी वर्तमान सरकार ने। यानी कि पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दो अलग-अलग दिशाओं में हैं। पार्टी अध्यक्षा कह रही है कि जश्न तो मनाए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष को सूचना ही नहीं, जानकारी नहीं, पूछा ही नहीं। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में सरकार की बात है, जश्न मनाने की बात कह रहे हैं 1 साल का। किस बात का जश्न? जिस प्रदेश में 500 लोगों की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई त्रासदी में, बरसात के मौसम में, वहाँ जश्न मनाया जा रहा है। जिस प्रदेश में एक भी परिवार घर के बिना नहीं था, वहाँ हज़ारों लोग बेघर हो गए इस त्रासदी में, फिर भी जश्न मनाने के लिए चले हुए हैं। लेकिन कोई वजह नहीं बनती है। वादे किए थे ये 1500 रुपये हर महिला को देंगे, एक महिला को मिला नहीं। वादा किया था उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, 1 यूनिट फ्री हुआ नहीं। वादा किया था उन्होंने कि भई हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोज़गारों को नौकरी देंगे और 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की पहली बैठक में मंजूर कर दी जाएँगी। एक आदमी को नौकरी नहीं, 10,000 से ज़्यादा आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन सरकार इस पर यह कह रही है कि हमें 5 साल के लिए जनता ने चुना है। अभी 1 साल हुआ है, 1 साल की ये त्रासदी थी, ये आपदा थी। इसमें जो सहयोग केंद्र सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी हमने काम किए हैं और अभी हमारे साथ सामने सारे साल पड़े हुए हैं, तो हम सारी गारंटियों को पूरा करेंगे। देखिए, ऐसा है कि इन गारंटी को पूरा करने के लिए तो 10 जन्म ले ले कांग्रेस, तो भी नहीं होगी। और मैं इस बात को कह रहा हूँ, जो वादे इनने किए थे इसी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उसको इनको भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि झूठ बोल करके सरकार बनाई है, लेकिन झूठ बोल बोल करके सरकार चलाई नहीं जा सकती। तो मैं यही कहूँगा कि 1 साल के इस कार्यकाल में हिमाचल कई साल पीछे चला गया, और न विज़न है, न कमिटमेंट है, न जवाबदेही है। कांग्रेस के विधायक दर-दर भटक रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है, और लोग बोलते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारा ये काम नहीं हुआ। और इस त्रासदी में जिस प्रकार से पैकेज दे करके पैसा दिया जा रहा है, और उसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जो पात्र लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, जो पात्र नहीं है उनको दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा अपने आप में। अब कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दुबई जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर निवेश लाने के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। तो उनका कहना है कि हमारी सरकार कोशिश भी कर रही है, हर तरह से कोशिश कर रही है कि हिमाचल प्रदेश की पर्यटन को लेकर भी, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन लेकर के भी तो आएं। बात यह है, जो हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी जो हम इन्वेस्टमेंट लाए हैं, उनकी उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार है, वो एक एक आदमी छोड़ने जा रहा है। इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश की पलायन करके यहाँ से बाहर निकल रही है, और उसकी वजह जाननी चाहिए उनको। 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जिस दिन सरकार अपनी बताएगी, हिमाचल सरकार, उस दिन आप लोगों ने आक्रोश दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। उसकी किस तरह की रूपरेखा रहने वाली है? क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, उसमें हमने तो तय किया कि हिमाचल प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय में ये प्रदर्शन करेंगे। और 11 तारीख को शिमला है, बाकी राज्य के जिलों में रखा है। 12 तारीख को मंडी में रखा है, और 18 तारीख को धर्मशाला में रखा है। बाकी राज्यों में 11, बाकी जिलों में 11 तारीख को रखा है।
तो हम उन सारी चीज़ों को ज़ाहिर करेंगे लोगों के बीच में कि आखिर जश्न है तो है किस बात का, समझाओ तो सही कि जहाँ हिमाचल प्रदेश में हिमाचल कई वर्ष पीछे चला गया, 12,000 करोड़ रुपए का ऋण हो गया 12 महीने में, और हमें कहते थे ऋण लेते हैं। 6 महीने इसी गीत को गाते-गाते उन्होंने गुज़ारे कि ऋण ले लिया, ऋण ले लिया। हमने कहा आप मत लीजिए भाई, हमने अगर लिया है, अगर हमने गलत किया तो आप गलती मत करिए। अब अपने आप हमने 2 साल में 6,000 करोड़ के लगभग ऋण लिया, इन्होंने 12 महीने में 1 साल में 12,000 करोड़ लिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दो सवाल और है मेरे। विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने एक बयान दिया कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में भी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, लेकिन यहाँ पर हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलने वाला। हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हम देवनीत को मानने वाले हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन व्यवहार भी उसके अनुरूप रहना चाहिए। जब मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 97% हिंदू के राज्य में मैं जीत करके आया हूँ, तो वो मुझे लगता है कि उस चीज़ की कहने की आवश्यकता नहीं थी। और वो एक जो है वो भावनाओं को ठेस पहुंचाता है एक वर्ग विशेष के, जाति, ये एक वर्ग विशेष के। तो मुझे लगता है कि इस तरह की आवश्यकता नहीं थी। अगर उन्होंने बार बार कहा, उन्होंने शिमला में कहा जीतने के बाद, और उसके बाद जा कर के कहीं वो कर्नाटका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब जगह इस बात को जाहिर किया उन्होंने, जो उचित नहीं था, बिल्कुल भी उचित नहीं था। और हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो शांति प्रिय प्रदेश है, देवभूमि इसको कहा जाता है, सब लोग मिल कर के रहते हैं। ऐसी सूरत में उनको कम से कम ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए था बोलने के लिए, और बहुत बड़ा वर्ग उससे अपमानित महसूस कर रहा है। एक आखिरी सवाल, 2024 का लोकसभा चुनाव आप किस तरह से देखते हैं, और हिमाचल प्रदेश की जो पहले आपकी मजबूती थी लोकसभा में, वो किस तरह से आपको नजर आने वाली? देखिए, 2014 में हम चारों सीटें जीते, 2019 में 68 की 68 सीटें जीते, चारों लोकसभा सीट जीते, सबसे ज़्यादा वोट शेयर के साथ जीते, और 2024 में भी चारों जीतेंगे निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमसे बात करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिन्होंने सरकार के 1 साल पर भी प्रहार किया, सरकार की तरफ से कर्ज को लेकर भी जो आरोप उन पर लगाए जाते थे उन पर भी उन्होंने पलटवार किया, और एक बार फिर से उन्होंने 2024 में केंद्र में भी मोदी सरकार बनने का दावा किया है और हिमाचल की सभी चारों सीटें जीतने का दावा किया है। आने वाला वक्त बताएगा कि हिमाचल की जनता के दिल में इस बार क्या है। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।